Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the new session which is nothing but on the objective questions of a chapter number 3, that is demand analysis. Demand analysis chapter हमने previous lectures में complete किया हुआ है और previous video में जो हमने demand curve under the different forms of market हमने cover up किया. इसके बाद now we're going to start with the objective questions. तो जरा ध्यान देना यहाँ पे. जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन, द नॉर्मल गुड्स कैन बी डिफाइंड एज वन विच द कंज्यूमर परचेजेस मोर एज द प्राइस वॉट. देखो, तीन टाइप के गुड कमोडिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और आपका आता है क्या, नॉर्मल, इन्फीरियर और गिफन. तीन टाइप के गुड्स होते हैं. तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का केस वो होता है जहाँ पे डिमांड आपका इंक्रीज़ होता है प्राइस के डिक्रीज़ होने पे, और वाइसे वर्सा. तो वो सिचुएशन होता है क्या आपका नॉर्मल गुड्स का. तो यहाँ पे आपका प्राइस जब फॉल होगा तब नॉर्मल गुड्स क्या होगा, डिफाइंड होगा. इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज. नाउ इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज विल गो ऑलवेज बी द पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट. तो ये कोई फैक्टर है नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, ना ही ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने एक छोटा सा चार्ट पढ़ा होगा, आपको याद होगा. तो एक छोटा सा चार्ट हम लोग ने कवर अप किया हुआ है, एंड दैट चार्ट इज़ नथिंग बट, हमने जो कवर अप किया हुआ है उसमें हमने देखा था कि इनकम इफेक्ट कभी पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव होता है. नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है. सो इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 3, इफ़ द गुड्स इज़ अ नॉर्मल देन द डिमांड ऑफ दैट गुड्स मस्ट बी. अगर गुड्स आपका नॉर्मल है तो डिमांड का क्या होगा, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. अगर इन्फीरियर है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. तो ये सिचुएशन इन्फीरियर के केस में आएगी. कंप्लीटली इनइलास्टिक, नो. परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज ऑल्सो नो. तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है. नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड का आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. और अब इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जब नॉर्मल गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड्स विल गोइंग टू इंक्रीज. नेक्स्ट वन, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल गोइंग टू इंक्रीज द कंज्यूमर्स नॉमिनल इनकम, नो. इंक्रीजेज द कंज्यूमर्स रियल इनकम, यस. डिक्रीजेज द कंज्यूमर्स नॉमिनल इनकम, डिक्रीजेज द कंज्यूमर्स रियल इनकम, नहीं. यहाँ पे क्या होता है, जब आपका प्राइसेस फॉल होता है, जरा समझने की कोशिश करना, जब आपका प्राइस डिक्रीज़ होगा, जब आपका प्राइस कम होगा तो आपके पास ज़्यादा इनकम है. जब प्राइस आपका कम होगा, इसका मतलब एज़ कंपेयर टू द फॉल इन द प्राइस आपके पास ज़्यादा रियल इनकम हो जाएगा ज़्यादा कमोडिटी परचेज करने के लिए. जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आप 10 kg राइस परचेज करते हो एट द ₹10 के हिसाब से. 10 kg राइस आप परचेज करते हो एट द ₹10 के हिसाब से. आपके जेब में सेम 100 रुपये हैं, लेकिन आपके केस में क्या हुआ, प्राइस आपकी होगी ₹5. तो ₹5 अगर प्राइस होगी, प्राइस आपका गिर के 10 से कितना हो गया, ₹5 हो गया. प्राइस आपका 10 से गिर के कितना हो गया, ₹5 हो गया. यहाँ पे हमारे जेब में सेम 100 रुपये हैं, यहाँ पे हमारे जेब में सेम 100 रुपये हैं, और प्राइस आपकी 10 से गिर के कितनी हो गई, 5 होगी. मतलब एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन हमारा परचेजिंग पावर, रियल इनकम यहाँ पे बढ़ रहा है. हमारी जेब में वही 100 रुपये हैं, लेकिन पहले हम 10 किलो परचेज कर पाते थे, अभी हम कितना परचेज करेंगे, 20 kg. तो ये क्या है, ये आपका इंक्रीज़ इन द रियल इनकम है. इनकम आपकी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, इनकम सिर्फ 100 ही है, लेकिन रियल इनकम, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि प्राइजेज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं. In the next one, as the price of a commodity will going to fall, it becomes relatively cheaper than the other alternatives. This is known as what? जब हमारा प्राइस क्या होगा, गिरता है, it becomes relatively cheaper than the alternative, and this effect is known as what? Obviously the substitution effect. Substitution effect के केस में हम लोग ने देखा था, जब भी आपका प्राइस चेंज होगा तो हम लोग वो कमोडिटी परचेज करेंगे, जो चीपर होगा. तो यहाँ पे इसे इनकम इफेक्ट नहीं बोलेंगे, ना ही स्नो इफेक्ट होता है, ना ही ये होता है आपका प्राइस इफेक्ट. दिस इज नोन एज व्हाट, योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, विच इज़ नथिंग बट द आंसर. इसके बाद नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ अ मोस्ट इन्फीरियर गुड्स दैट आर नॉट अ गिवन गुड्स द फॉलोइंग इज ट्रू.
नाउ जो कमोडिटी गिवन गुड्स नहीं है और वो कमोडिटी इन्फीरियर गुड्स है, उसके केस में क्या यहाँ पे ट्रू है? इनकम इफेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं, इनकम इफेक्ट इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स दोनों के केस में क्या होता है? नेगेटिव होता है। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी नेगेटिव? नहीं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड एंड देयर इज अ डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जब आपका बात होती है इन्फीरियर गुड्स की, तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के केस में क्या होता है? आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस और डिमांड के केस में क्या होता है? आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हम बात करेंगे एन इन्फीरियर गुड्स की। तो जब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की, एन इन्फीरियर गुड्स कैन बी द गिवन गुड्स बट द गिवन गुड इज नॉट ऑलवेज द इन्फीरियर गुड्स? नहीं। मस्ट बी द गिवन गुड्स? नहीं। कैन बी गिवन गुड्स बट अ गिवन गुड्स मस्ट ऑलवेज बी एन इन्फीरियर गुड्स। देखो, इन्फीरियर और गिवन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि इन्फीरियर गुड्स आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और गिवन गुड्स आपका नैरो कॉन्सेप्ट है। गिवन गुड्स आपके इन्फीरियर गुड्स का पार्ट है, मतलब इन्फीरियर गुड्स बहुत बड़ा है, गिवन गुड्स क्या है? एक छोटा सा पार्ट है इन्फीरियर गुड्स का। तो यहाँ पे इट कैन बी द गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स हो सकता है, बट एक गिवन गुड्स ऑलवेज क्या होगा? इन्फीरियर गुड्स ही होगा, एंड इट इज एज अ पॉजिटिव स्लोप? नहीं। नेक्स्ट वन, in case of a given goods the positive substitution effect of a price changes is larger than the negative effect of a income। देखो, गिवन गुड्स का केस क्या होता है? गिवन गुड्स के केस में क्या होता है? आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लार्जर नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका स्मॉलर होता है। और नेगेटिव इनकम इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे, द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज इज लार्जर दैन द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट? नहीं। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द सेम एज द नेगेटिव इनकम इफेक्ट? नहीं। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंजेस इज स्मॉलर दैन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट। यहाँ पे इनकम इफेक्ट आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है पॉजिटिव होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द इनकम इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे नेट आपका नेगेटिव आता है, जो कि बिकॉज ऑफ इनकम होता है, जो कि ग्रेटर दैन होता है आपके सब्स्टिट्यूशन से, जो कि ग्रेटर दैन होता है आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। तो ये सिचुएशन यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है यहाँ पे? नाउ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज एन इक्वेशन, dx is equals to a minus b into px. A is the quantity of a demanded when the price is 0, yes. B is the quantity demanded of the x commodity when the price is 0, नहीं, वो A होता है। A स्लोप नहीं है, स्लोप क्या है आपका? B है। लेकिन B इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? नहीं, B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं होती है। यानी आपका राइट आंसर क्या है? आपका यहाँ पे A ही है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, जरा ध्यान देना। If the demand equation is given as dx is equals to 150 minus 5px, then 50 unit quantity demanded, the price will be what? dx is equals to 150 minus 5px, or then the unit of a commodity is how much? 550. Class, pay attention. Let us solve it. यहाँ पे क्या दिया आपका? dx is equals to 150 minus 5px। तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है 50 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 5 इंटू px। तो ये 50 यहाँ पे क्या है? 50 यहाँ पे जाके वहाँ पे हो जाएगा, तो इट विल बी हाउ मच? 5px इज इक्वल्स टू 150 प्लस 50 और माइनस 50। सो 5px इज इक्वल्स टू 100, सो px इज इक्वल्स टू हाउ मच? 20। सो 20 इज योर आंसर। सिंपली क्या करना है? डिमांड का हमें 50 यूनिट्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको, और ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके हम प्राइजेस को डिसाइड करके प्राइजेस को यहाँ पे हम क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? अब इसमें से लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन कौन सी चीज़ नहीं है? कंज्यूमर इनकम डज नॉट चेंजेस होता है, नो चेंज इन कंज्यूमर स्टेशन प्रॉफिट, ये भी अजम्पशन है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट
और नो चेंज इन फ्यूचर अनसर्टनिटीज़, ये भी क्या है आपका अजम्पशन ही है लॉ ऑफ डिमांड का। लेकिन थर्ड वाला आप देखोगे ये प्राइस ऑफ इनपुट, ये हमारा डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपका अजम्पशन कहाँ पे है, ये अजम्पशन आपका डिमांड का नहीं, ये सप्लाई का अजम्पशन है जो हम लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन नहीं है, ये आपका लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन है। इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिमांड के बारे में, तो डिमांड के केस में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं आएगा। इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, जरा ध्यान देना। A change in the price of a commodity with no change in the other determinant results in what? Change in the price of a commodity with no change in other determinants. Other factors change नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। इसके वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, शिफ्ट तो होगा नहीं, इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने पे जब डिमांड आपका चेंज होता है क्लास, प्राइस के चेंज होने पे जब आपका डिमांड चेंज होता है तो वो सिचुएशन में आपका डिमांड, एक पर्टिकुलर डिमांड कर्व पे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होता है, ये मूवमेंट होता है, ना ही कि डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा। डिमांड कर्व कब आपका शिफ्ट होगा? व्हेन द डिमांड कर्व विल गोइंग टू शिफ्ट, डिमांड कर्व आपका शिफ्ट तब होगा जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है आपका? changes in the quantity demanded. This is only the answer. Next one, question number 13, जरा देखना, समझने की कोशिश करेंगे। If there is a change in the consumer income, अगर यहाँ पे कंज्यूमर के इनकम में चेंज हो रहा है with no change in the price and the other determinant, प्राइस भी नहीं चेंज हो रहा है और अदर डिटरमिनेंट भी नहीं चेंज हो रहा है, which of the following statement is correct? अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? The slope of a demand curve will not going to change, नहीं। If there is a change in the consumer income, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, अदर डिटरमिनेंट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कंज्यूमर का अगर इनकम क्लास, यहाँ पे जब अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंस ये जो है वाई, ये कंज्यूमर का इनकम है, तो डिमांड का यहाँ पे क्या होगा? इट विल गोइंग टू शिफ्ट। बट द डिमांड, दिस कैन बी शोन बाय मूवमेंट ऑफ द सेम डिमांड को, नहीं। मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड को कहाँ पे शो करते हैं? जब प्राइस का केस आता है। जब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड चेंज होगा तब वहाँ पे मूवमेंट होता है, लेकिन जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस होता है तो डिमांड का शिफ्ट होता है। सो द डिमांड का विल गोइंग टू शिफ्ट बट द स्लोप विल नॉट गोइंग टू बी, इट विल बी अनचेंज्ड। यस, स्लोप क्या होगा आपका? अनचेंज्ड होगा, सिर्फ डिमांड का आपका शिफ्ट होगा। द डिमांड का विल गोइंग टू शिफ्ट बट द स्लोप विल गोइंग टू चेंज, नो। तो यहाँ पे आंसर क्या है? दिस इज ओनली द आंसर कि डिमांड का आपका शिफ्ट हो रहा है, जो प्रोपोर्शन में, जो एग्जैक्ट पोजीशन में, ठीक उसी एग्जैक्ट पोजीशन में थोड़ा इंक्रीज होगा, इट विल गोइंग टू शिफ्ट, बट स्लोप आपका चेंज नहीं होगा। दिस विल नॉट गोइंग टू चेंज योर स्लोप। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, क्विकली विल गोइंग टू डू इट। पहला, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज ओनली अ डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, नहीं। डिमांड का मतलब होता है एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू परचेज द सेम। Demand refers to the quantity of a goods purchased at a price and the time period. Quantity of a goods purchased at a price and at a particular time period. Yes, it is a true. Demand क्या होता है? जो commodity का हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं किसी particular price पे और समय पे। Some of the variables influencing the demand are not easily quantifiable. Yes, ये भी क्या आपका? दिस इज ऑल्सो ट्रू। कुछ ऐसे वेरिएबल है जो क्वान्टिफाइबल नहीं है और कुछ ऐसे वेरिएबल है जो क्वान्टिफाइबल हैं। कुछ ऐसे वेरिएबल्स है जो हम नंबर्स में इन्हें डिनोट कर सकते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स है जिसे हम नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के केस में। प्राइस इफेक्ट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन दोनों को मिला के ही आपका प्राइस इफेक्ट बनता है। व्हेन विद द फॉल इन द प्राइस the consumer's real income rises, it is known as what? जब fall in the price हो रहा है and consumers का income, real income increase हो रहा है, तो it is known as substitution effect. False. Substitution effect का मतलब जब आपका price fall हो रहा है तब हम क्या करेंगे? वो commodity purchase करेंगे जो cheaper होता है, उसे बोलते हैं substitution effect। जब आपका प्राइस गिर रहा है, उससे रियल इनकम बढ़ रही है, तो उसे प्राइस इफेक्ट नहीं, उसे इनकम इफेक्ट बोला जाता है। तो इनकम इफेक्ट इज राइट ओवर हियर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका रॉन्ग है, तो इसलिए क्या हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट वन चलते हैं।
देन स्टेटमेंट नंबर 6 रीड करना, अ गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इनकम इफेक्ट, ट्रू। ऑन द बेसिस ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ इनकम इफेक्ट हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि गुड्स कौन से टाइप का है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट चाहे वो नॉर्मल गुड्स हो, चाहे वो इन्फीरियर गुड्स हो, चाहे वो गिफन गुड्स हो, तीनों के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपका पॉजिटिव होता है। तीनों के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। लेकिन जो इनकम इफेक्ट होता है वो आपका चेंज होते रहता है गिफन, इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स के केस में। इसीलिए जब भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेचर ऑफ गुड्स है तो हमें इनकम इफेक्ट पे ध्यान देना होता है, क्योंकि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी द पॉजिटिव, तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, नॉर्मल गुड्स हैव द नेगेटिव इनकम इफेक्ट बट द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, फॉल्स। देखो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, आपका इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव होता है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। इनकम और सब्सटीट्यूशन दोनों इफेक्ट आपके क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव होते हैं इन केस ऑफ अ नॉर्मल गुड्स। द इन्फीरियर गुड्स हैज़ अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, येस। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव होता है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपका पॉजिटिव होता है। ऑल द इन्फीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स, नहीं, सब के सब इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होते, लेकिन गिफन गुड्स आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं। So given goods have the positive but the weak substitution effect, yes. Given next statement जो है statement number 10, ज़रा ध्यान देना। statement number 10 क्या बोल रहा है, given goods have the positive but the weak substitution effect, yes. given goods का क्या है, पॉजिटिव है बट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट थोड़ा वीक रहता है, और इन केस ऑफ अ गिवन गुड्स द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नहीं। गिवन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट क्या होता है आपका, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिविटी और द पॉजिटिव थिंग। इन द इक्वेशन dx इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू पी एक्स, ए डिनोट्स द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व, नहीं, a आपका डिनोट करता है समथिंग एल्स एंड b विल गोइंग टू डिनोट व्हाट, स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। b आपका डिनोट करता है स्लोप। In the equation a is equals to a minus b into px, a denotes the x intercept of the demand curve, yes। ये intercept आपका डिसाइड करता है कि x का क्या होगा, ये intercept आपका कैसा होगा वो a डिसाइड करता है, and b into px is a different thing। In the equation dx is equals to a minus b into px, b denotes the slope of a demand curve, yes। जैसा अभी हम लोग ने देखा b क्या है आपका, slope of a demand curve है, और a क्या है आपका, intercept है। Then the law of a demand will not hold true in the absence of a certain, the law of demand will not going to hold the true in the absence of a certain assumptions, true, and the price expectation is an exception to the law of demand, this is also true। price exception भी क्या है आपका, this is expectation of the price in the future it will going to increase, this is also true in nature। Is that clear to all of you? So this is how we have completed the objectives। So now we are going to start with the numerical problems। देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे कुछ सम्स दिए गए हैं जो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन आपका सम क्या है, द गिवन द फॉलोइंग डिमांड इक्वेशन ऑफ द कमोडिटी एक्स, डिराइव द डिमांड शेड्यूल एंड ड्रॉ द डिमांड कर्व। जरा ध्यान देना, देयर आर द सर्टन कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किए थे कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना है, कुछ इक्वेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे सेम लॉ ऑफ डिमांड अगर आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में नहीं आ रहा है तो हम शेड्यूल का यूज़ करते हैं, शेड्यूल से समझ में नहीं आ रहा है तो हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, कर्व्स का यूज़ करके भी आपको अगर डिमांड हमें समझ में नहीं आता है तो बहुत सारे इक्वेशंस है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है एंड ये इक्वेशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व को क्या करना है, ड्रॉ करना है, और उसके बाद व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो चलते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं प्राइजेस के कुछ एग्जांपल्स लूँगा। आई एल ओनली गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2p। ये इक्वेशन यूज़ करके हमें क्या करना है, सबसे पहले डिमांड शेड्यूल बनाना है। तो डिमांड शेड्यूल के सबसे पहले क्या चाहिए, डिमांड शेड्यूल के हमें सबसे पहले चाहिए प्राइस। हमें क्या चाहिए सबसे पहले, प्राइस। तो हम प्राइस ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे।
फिर इसके बाद आता है आपका डिमांड। नाउ क्वांटिटी डिमांडेड हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का यूज़ करके हम क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा ध्यान देना कि जब प्राइस आपकी ज़ीरो है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी 20 माइनस 2p। जब प्राइस आपका ज़ीरो है तो 20 इंटू 2 इंटू ज़ीरो मतलब 20 माइनस ज़ीरो कितना आ गया आपका 20। तो ये जब प्राइस ज़ीरो है तो डिमांड कितना है 20। ठीक वैसे ही जब प्राइस हमने 1 लिया तो 20 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 20 माइनस 2 आया कितना 18। तो जब प्राइस आपका 1 है तो डिमांड कितना हो गया 80। प्राइस आपका 2 है तो 20 माइनस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 20 माइनस 4 कितना आया 16। प्राइस जब आपका 3 है तो 20 माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन्स 20 माइनस 6 कितना आया 14। तो ये जो प्राइस जब 2 है तो 16, 3 है तो 14, 4 है तो उसी प्रकार कितना हो जाएगा 12, 5 है तो उसी प्रकार कितना हो जाएगा 10। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ वी हैव कैलकुलेटेड। क्या हमने कैलकुलेट किया, हमने डिमांड शेड्यूल कैलकुलेट किया। सिर्फ इक्वेशन में क्या करना है, जो P की वैल्यू है हमें 1, 2, 3, 4 और 5 रख के ठीक वैसे इसे क्या कर देना, हमें सॉल्व कर देना। और ये जो देख रहे हो आप, ये हमने फाइंड आउट किया हमारा डिमांड शेड्यूल। ये हमने डिमांड शेड्यूल बनाया जहाँ पे प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी दी गई है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें प्राइजेस होंगे और क्वांटिटी डिमांडेड होंगे। तो ज़रा प्राइजेस ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये क्या हो गया, आपके प्राइस हो गए। नाउ क्वांटिटी डिमांडेड आपके स्टार्ट हो रहे हैं 20 और 10 से। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। यहाँ पे 10, 12, 14, 16, 18, 20 और फाइनली थोड़ा एक बढ़ा के 22। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा डिमांड शेड्यूल कुछ इस तरह का है। जब आपका प्राइस 0 है तो डिमांड कितना है 20। नाउ लेट अस ड्रॉ द डिमांड कर्व। डिमांड कितना है 20। जब आपका प्राइस 1 हुआ तो डिमांड कितना हुआ 18, फिर 2 पे 16, 3 पे 14, देन 4 पे 12 एंड 10 पे कितना प्राइस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डी डिमांड कर्व, जो हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ किया एक एग्जाम्पल लेके। हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्राइस का 1 to 5 एग्जाम्पल लिया। आप 1 to 10 भी करके इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो स्लोप क्या है, यहाँ पे आपका स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व क्या है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व क्या है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्लस ये जो आप देख रहे हो ये 2 है, ये 2 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अगर मैं इक्वेशन में बात करूं तो ये जो हमारा स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व कितना है, तो स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व आपका यहाँ पे 2 है। स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व क्या है आपका 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज द डिमांड फंक्शन हमें दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन क्या है, Q इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3P दिया हुआ है, जिससे हमें डिमांड शेड्यूल को डिसाइड करना है जब कि प्राइस रेंज कितनी हो 0 to 6 तक। 0 to 6 तक का प्राइस रेंज लेके हमें डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दोनों क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। तो जरा ध्यान देना, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3P, ये क्या है हमारा, ये हमारा इक्वेशन है। ये इक्वेशन का यूज़ करके हमें डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दोनों हमें बनाना है। तो यहाँ पे P हो गया आपका प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड ये हो गई आपकी क्वांटिटी जो हम लोग ने डिमांड की हुई है। अब इसके अलावा हमें क्या लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या है आपके, दिस आर नथिंग बट द प्राइस। ये क्या आपका प्राइस हो गया। अब ये जो है इक्वेशन में हमें प्राइजेस 0 to 6 लेके हमें सॉल्व करके जो भी क्वांटिटी डिमांडेड आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लेते हैं Q का 20 माइनस 3P। पहले लेते हैं P इज इक्वल्स टू 0। जब P इज इक्वल्स टू 0 होगा तो 20 इंटू 3 इंटू 0, 20 माइनस 0
विच इक्वल्स टू 20। जब हमने P1 लिया तो 20 माइनस 3 इंटू 1, दैट मीन्स 20 माइनस 3, आंसर कितना आया 17। जब हमने 2 लिया तो 20 माइनस 3 इंटू 2, इसका मतलब 20 माइनस 6 कितना आया 14। जब प्राइस हमने 3 लिया तो 20 माइनस 3 इंटू 3, दैट मीन्स 20 माइनस 9 आया कितना 11। जब हमने प्राइस 4 लिया तो 20 माइनस 3 इंटू 4, दैट मीन्स 20 माइनस 12 आया कितना 8। जब हमने प्राइस 5 लिया तो 20 माइनस 3 इंटू 5, दैट मीन्स 20 माइनस 15 आया कितना, हाउ मच वी गॉट 5। ठीक वैसे जब हमने प्राइस 6 लिया तो 20 माइनस 3 इंटू 6, दैट मीन्स 20 माइनस 18 आया कितना 2। तो ये क्या आ गए हमारे डिमांड आ गए, तो इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो 20, 17, 14, 11, देन 8, 5 एंड 2, ये क्या हो गया हमारे डिमांड शेड्यूल आ गए लाइक दिस। चलते हैं सेम सिचुएशन 0 to 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड फाइनली 20। तो यहाँ पे जब 0 1 2 3 4 5 6 7, जब हमारा 0 प्राइस है तो वो प्राइस पे क्या है 20 इज योर। जब प्राइस हमारा 0 है तो हमने क्वांटिटी कितनी डिमांड की 20। जब प्राइस हमारा 1 है तो हमने कितनी डिमांड की क्वांटिटी, कुछ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 17। फिर जब प्राइस हमारा 3 हुई तो हमने कितनी क्वांटिटी डिमांड की, तो हमने डिमांड की कितनी 11। देन आफ्टर प्राइस जब 3 हुआ, वेट दिस 14। जब प्राइस हमारा 2 हुआ तो ये कितना 14। जब प्राइस हमारा 3 हुआ, एट 3 रुपीज़ प्राइस वी हैव डिमांडेड 11, एट 4 रुपीज़ वी डिमांडेड हाउ मच 8, 5 रुपीज़ पे हमने कितना डिमांड किया, हमने डिमांड किया 5, और 6 रुपीज़ में हमने कितना डिमांड किया, वी डिमांडेड 2। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई डी डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी डिमांड को जो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने डिमांड शेड्यूल फाइंड आउट किया और ये डिमांड शेड्यूल्स को एज इट इज़ हमने ग्राफ पे उतार दिया एंड हमको क्या मिला, दिस इज़ योर डिमांड शेड्यूल विच वी गॉट। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, द नेक्स्ट वन इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द वीकली डिमांड फॉर द व्हीट इन द होलसेल मार्केट। हमें क्या करना है, फॉर ईच प्राइस चेंजेस फाइंड आउट द स्लोप एट द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। हमें क्या करना है, डिमांड को ड्रॉ करना है और वो डिमांड कर्व पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालने हैं और स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व हमें फाइंड आउट करना है। तो जब बात करेंगे हम लोग स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व की, चलते हैं ड्रॉ करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे 3 4 5 and in terms of thousand, the 2000 4 7 11 and 16, that means 2000 4000 6000 8000 10,000 12,000 and 14,000 16,000. दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली योर इक्वेशन इज। अब जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया है वो इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है, यहाँ पे डिमांड कर्व बनाना है। सो डिमांड कर्व जब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 5 पे कितना है 2000 4 7 11 एंड 16। सो यहाँ पे इन दिस केस हाउ इट विल गोइंग टू लुक लाइक 2 4 7 11 एंड 16। सो 2000 एट द 5 पे कितना है यहाँ पे, ज़रा ध्यान देना। When this is a 5,000, it is 2. Then after, if you are going to see 4 7, that means यहाँ पे 4,000, यहाँ पे approximately 7,000. Then
11 एंड 16। तो अब जब प्राइस 2 है तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 11 एंड फाइनली एट अ वन प्राइस इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 16। सो स्पेसिफिकली अगर देखोगे तो ये हमारा क्या हुआ, दिस इज़ आर डिमांड का जो हमने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ किया। अब जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सब पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। नाउ स्लोप का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व, चेंज इन द डिमांड दैट इज चेंज इन द क्वांटिटी अपॉन चेंज इन द प्राइस। ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आर फॉर्मूला इज, चेंज इन द डिमांड अपॉन चेंज इन द प्राइस। अब ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो ज़रा ध्यान देना, जब प्राइस हमारी 2000 है तो प्राइस जब हमारी 2000 है, जब प्राइस हमारा 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है हमारा 2000। बट यहाँ पे प्राइस के एक चेंज होने पे देयर इज़ अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस विच इज़ चेंजिंग योर डिमांड फ्रॉम 2000 टू 4000। यानी ये सिचुएशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन द डिमांड कितना है हमारा, डिमांड आपका चेंज हो रहा है लगभग आपका 2000 से, और प्राइस आपका चेंज हो रहा है 1 से, मतलब यहाँ पे स्लोप कितना आ गया 2000 का। ठीक यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस 4 से कितना हो रहा है 3, मतलब 1 से, लेकिन डिमांड आपका 4 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है, मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 1, स्लोप कितना है यहाँ पे 3000 का। देन आफ्टर एट अ प्राइस 2 द डिमांड इज चेंजिंग, द प्राइस इज चेंजिंग बाय 1, लेकिन पहले कितना था यहाँ पे 7000 था, यहाँ पे कितना था 7000, अभी कितना है 11 के लगभग, यानी डिफरेंस कितना आया 4 से, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया 4000। लाइकवाइज ये सिचुएशन पे अगर देखेंगे तो आपका प्राइस 2 से 1 हो रहा है, मतलब चेंज इन प्राइस कितना है 1, लेकिन आपका यहाँ पे 11 से कितना हो गया 16, मतलब चेंज इन क्वांटिटी 5000, तो यानी स्लोप यहाँ पे कितना हो गया 5000 का। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द सिचुएशन। यहाँ पे अगर देखें तो इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी, अगर जोग्राफिकली अगर इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड के कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज़ करें तो इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, बट स्टिल इफ़ यू कैन सी व्हेन द प्राइस इज 0 so then the quantity demanded is also 0, and 0 to 2000 again there is a certain slopes which are coming into the picture. तो this is what exactly the situation, और यहाँ पे आप देखोगे तो slope आपका this is what exactly the slope is, and if you're going to divide the same with the prices over here, so आपको मिलेगा एक fixed slope। अगर हमें निकालना हो, एक fixed slope निकालना हो, तो how we'll get it, how you will get the fixed slope, that is also the important one. So class, this is how we have completed the same. इसके बाद next वाला आप देखोगे, the next tip क्या है, the next one is what is a fourth one. The given the following demand schedule is given, derive the demand equation and draw the demand curve, and what is the x and y intercept of a demand curve. अगर एक तरह से आप स्लोप यहाँ पे देखोगे तो स्लोप ऑफ अ डिमांड को अगर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर्मेट अगर हमें निकालना हो तो ए क्या है 2000 इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर काइंड ऑफ इंटरसेप्ट। नाउ पे अटेंशन, जरा ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे एक्स और वाई का इंटरसेप्ट निकालना है, डिमांड इक्वेशंस और डिमांड ड्रॉ करना, डिराइव करना डिमांड इक्वेशन जो कि ऑलरेडी की हमने करना है, और डिमांड को क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं हम डिमांड इक्वेशन की, तो क्यू क्लास डिमांड इक्वेशन हमारा कैसे निकलता है, सपोज कुछ क्यू एक्स ए माइनस बी इंटू एक्स और बी इंटू प्राइजेस, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डिमांड इक्वेशन है। अब जो सम यहाँ पे दिया हुआ है उस सम का यूज़ करके अगर हमें निकालना हो, क्या ये सम का यूज़ करके हमें अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट निकालना हो या फिर हमें इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन, ज़रा ध्यान देना। हमारा इक्वेशन क्या है, q इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू पी एक्स, यानी कि क्वांटिटी के लिए हमें a माइनस बी इंटू पी एक्स यहाँ पर करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है और हमें क्या दिया हुआ है प्राइस। अब यहाँ पे देखोगे जब प्राइस हमारा 0 है तो क्वांटिटी कितना 20। अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो डेफिनेशन के हिसाब से ए क्या होता है,
ए आपका वो चीज़ है, ए आपका इंटरसेप्ट है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे डिमांड आपका होगा सर्टन क्वांटिटी का, जब आपका प्राइस क्या होगा, जीरो। जरा ध्यान देना, प्राइस जब आपका ज़ीरो होता है वो टाइम पे जितनी भी क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं उसे बोला जाता है आपका इंटरसेप्ट, उसे बोला जाता है आपका ए। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल स्टेज क्या हो गया, ए। तो ये 20 जो है ना, 20 इज़ नथिंग बट ए ओनली। तो यहाँ पे ये 20 क्या हो गया, ए माइनस बी इंटू पी एक्स। अब जब प्राइस आपका चेंज हो रहा है 1, जब प्राइस आपका चेंज हो रहा है 1 से, तो बी हमें फाइंड आउट करना है क्या है, और क्वांटिटी कितना हो गया, 18। जरा ध्यान देना, जैसे ही प्राइस आपका 0 से 1 हुआ, क्वांटिटी आपका 20 से कितना हो गया, 18। मतलब पहले इंटरसेप्ट 20 था और हमने किसी स्लोप से उसे मल्टीप्लाई किया प्राइस में, तब जाके ये कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है। तो स्लोप कितना आएगा, हाउ मच इज़ द स्लोप, बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 इज इक्वल्स टू 20 माइनस बी। देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 18, b इज इक्वल्स टू 20 माइनस 18, और b का वैल्यू कितना आ गया, 2। यानी b कितना हो गया आपका, 2। a आपका इंटरसेप्ट हो गया, प्राइस आपका 0 हो गया, और ये इक्वेशन के हिसाब से स्लोप b फाइंड आउट करने के लिए इनके बीच का डिफरेंसेस देखो तो कितना आ रहा है, 2 2 2 2 2 2। सो 2 इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू डिमांड is nothing but what exactly the slope is, और the change in demand upon change in price फॉर्मूला निकालो, स्लोप आपका आ गया। और इस हिसाब से आपका इक्वेशन क्या हुआ, what exactly is the equation क्लास, यहाँ पे आपका इक्वेशन आया qx इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2 इंटू पी एक्स। दिस इज वॉट एग्जैक्टली द इक्वेशन इज। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया वो क्वेश्चन नंबर 4, जो सम नंबर 4 था उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, 0 के प्राइस पे आपका डिमांड 20 था, 1 के प्राइस पे था 18, 2 के प्राइस पे क्या था, 16। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब प्राइस आपका 0 है और वो समय जो डिमांड होता है उसे बोला जाता है इंटरसेप्ट। और एज पर द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू पी एक्स, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है, जब प्राइस हमारा 1 है तो डिमांड कितना, 18 है। तो डिमांड यहाँ पे ले लो 18, इंटरसेप्ट a यहाँ पे हो गया, b हमें फाइंड आउट करना है, और प्राइस कितना है, 1। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको b का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। अब वही b का वैल्यू यहाँ पे इंटरसेप्ट कर दो, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये क्या है, दिस इज अ सिनेरियो थ्रू विच वी कैन सॉल्व द सम, और ऐसे सम्स हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद का जो डिमांड का कैसे ड्रॉ करना है, दैट इज़ नथिंग बट द होमवर्क फॉर यू। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड व्हाट द सम्स विच आर रिलेटेड टू योर चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। सो नाउ विल गोइंग टू वाइंड अप आवर सेशन, एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन हमने क्या क्या कंटिन्यू किया, हमने कंप्लीट किया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमने कंप्लीट किया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, and now in the next lecture we're going to start with the new chapter. So till the time you're going to revise the previous session, you're going to revise the previous video, we're going to continue in the next lecture. Thank you.